Hello students, our next topic is expression for magnetic field strength at a point on the axis of a circular current loop। कहता है कि मान लीजिए कोई भी आपके पास एक सर्कुलर लूप है, उसके अंदर से एक एक्सिस पास हो रही है, उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा यहाँ पर लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर एंड कैरिंग करंट आई, और उसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है आई। लेट पी इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर वेयर वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और कहता है कि मान लीजिए उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर वो पी पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, और उस रिंग को हमने किस प्रकार से रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो रिंग का अगला हिस्सा है, ये रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिंग ऐसे नहीं रखी इसके ऊपर, ये रिंग हमने ऐसे रखी है। ठीक है, ये रिंग ऐसे रखी है, मूर्ति का इस अगला हिस्सा इस साइड, यानी कि इसके साथ कुछ इस तरह से बना रहा है और के साथ, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिंग है ये इस प्रकार से रखी है, यानी कि मूर्ति का अगला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे तो बना नहीं सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे बनाया है, थोड़ा सा और नया कर देते हैं चाहिए। ठीक है बेटा, और ये मान लीजिए उस रिंग का या उस लूप का क्या है सेंटर। ठीक है, और इसका रेडियस कितना मान लिया हमने कैपिटल आर। ये वही चीज है जो हमने यहाँ पर लिखी है। अब इसकी वजह से जो एक्सिस होगा, मान लीजिए ये जो पैन हमने मुट्ठी में पकड़ा है, ये इसके एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब रिंग ऐसे रखी होगी तो एक्सिस भी इधर होगी इधर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसी को रिप्रेजेंट कर रही है उसके एक्सिस को। ठीक है, अब इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मान लीजिए ये को पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली हमने एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। ओके, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल डीएल लेंथ एलिमेंट सीडी ऑन रिंग। कहता है कि उस रिंग पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये हमने लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया यहाँ पर, इसका नाम दिया सी डी। ठीक है, इस सीडी लेंथ एलिमेंट को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, और इस सीडी लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस साइड होगी। ठीक है, लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, कुछ इधर, और उस पॉइंट को कौन सी लाइन में लाएगी, इस लेंथ एलिमेंट से उस पॉइंट को कौन सी लाइन में लाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो लाइन है जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर मान लिया क्या है, वेक्टर आर, स्मॉल वेक्टर आर। ध्यान रखना, रेडियस को हमने कैपिटल आर से लिखा है, इसलिए पोजीशन वेक्टर को हमने लिख दिया स्मॉल वेक्टर आर से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं इस मुट्ठी से इसको समझाना चाहूं तो ये रिंग इस प्रकार से पकड़ी आपने। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन की जो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन है वो किधर है, इधर होगी। ठीक है, आपकी तरफ, यानी कि इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। और फिर आप क्या देखेंगे कि इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो एंगल वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा देता हूं, ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में ये कितना बनेगा बेटा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, इस लेंथ एलिमेंट यानी कि ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये इस लेंथ एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से, सीडी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके इक्वल होगी, वही अकॉर्डिंग टू बाय शार्प लॉ डीबी किसके इक्वल होगा, म्यू आई अपॉन 4 पाई क्या था, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर की जगह क्या लिखेंगे इधर हम, वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर आर का स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर, यानी कि ये जो आर है, यानी कि इस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये किसके इक्वल होगी, अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, अंडर ऑफ आर स्क्वायर
प्लस में एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया डी बी इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थीटा हमने कितना बताया था 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे 90 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन, देखिए इसके अनुरूप से स्क्वायर करके चलाओ तो क्या बचेगा नीचे आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है 1, तो डीबी किसके को आ जाएगा डीबी इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब बात करेंगे बेटा कि इस पॉइंट पी पर इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए आपको पता है कि जो हम क्या करेंगे कि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सॉरी लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है इधर। ठीक है, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है इधर, तो क्या करेंगे लेंथ एलिमेंट से जो वेक्टर आगे तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, आपको पता है ना कि इधर इस एलिमेंट के लिए हमने बताया था कि लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन तो ये है आपकी। ठीक है, और ये हमने क्या किया पूरी हिस्सा लिया है जो एज ए लेंथ एलिमेंट हमने ऊपर का ऐसा कंसीडर किया है, तो इसको करंट की डायरेक्शन कहिए या लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन कहिए वो इधर होगी, जैसा कि इधर मार्कर से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इधर ड्रा कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपनी उंगलियों को लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, और लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन से हम क्या करेंगे वेक्टर आर का को कर्ल करेंगे, तो ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी इधर, मान लीजिए वो कितनी होगी dv1। पहला एलिमेंट है इसलिए हमने नाम दिया इसको dv1। तो दूसरा एलिमेंट कंसीडर कर लें, मान लीजिए इधर कोई आपने ef एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, देखिए इसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी कैपिटल आर, और इस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस भी कितनी होगी कैपिटल आर। ठीक है बेटा, तो देखिए ये आपकी रिंग थी, इस रिंग को हमने ऐसे रखा हुआ है, तो अगर हम क्या करेंगे इस रिंग का हम नीचे वाला हिस्सा या कंसीडर करेंगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सॉरी लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन कुछ किधर होगी इधर, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा इस डायरेक्शन में। तो इसको नाम दीजिए हमारे dv2। ओके, अब ये उसके एक्सिस को मैंने आगे बढ़ा दिया। क्या करें बेटा, अगर मैं इस एंगल को क्या मान लूं थीटा। ठीक है, इस एंगल को मैं कुछ देर के लिए कितना कंसीडर कर लूं थीटा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल होगा, ठीक है ये जो एंगल होगा इधर कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा थीटा। इसी प्रकार ये एंगल भी कितना होगा थीटा। अब क्या करेंगे हम dv1 को और dv2 को, इस प्रकार बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ना। ओके, dv1 को भी हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार dv2 को भी हम क्या करेंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा इसी डायरेक्शन में होगा। अब देखो इधर कितना है एंगल थीटा, इधर भी थीटा, तो dv1 का जो कंपोनेंट इधर होगा वो क्या होगा dv1 cos थीटा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार इधर कितना होगा dv2 cos थीटा। ठीक है, ओके, और इधर उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो dv1 का इधर कितना होगा dv1 sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार dv2 का क्या होगा इधर dv2 sin थीटा। ठीक है, तो क्या किया हमने dv1 को और dv2 को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो जैसे सीधी कंपोनेंट लिया, ये कंपोनेंट लिया, इसी प्रकार बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो इधर क्या करेगा dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और जब इस रिंग के अंदर से सेम करंट पास होगा, एलिमेंट भी एक जैसे लिए हैं, करंट भी सेम पास हो रहा है, तो dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा दोनों क्या होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट। तो dv1 cos थीटा dv2 cos थीटा को क्या कर जाएगा कैंसिल आउट। तो इस पॉइंट P पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड एक एलिमेंट की वजह से कितना है dv sin थीटा, पूरी लूप की वजह से जानेंगे तो क्या कर देंगे उसका इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को जो हमने अभी बताई इसको हम अब लिखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा लेट अस कंसीडर अनदर एलिमेंट EF ऑफ सेम लेंथ DL डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू CD। कहता है कि बिल्कुल CD के ऑपोजिट आपको क्या लेना है EF,
दूसरा कोई कंपोनेंट लेना है, लेंथ एलिमेंट लेना है जिसकी लेंथ भी कितनी है, dl की। लेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P2 टू दिस एलिमेंट इज dP2। कहता है कि मान लीजिए इस लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर वो कितना होगा, dP2। देखिए बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हमने वहां पर डायरेक्टली लिखा था dP = I अपॉन 4πr² dl। तो देखिए वहां पर आपको dP की जगह dP1 कर देंगे, ठीक है, या उसको dV रख लो, इसको dV1 कर दो, मर्जी आपकी है। क्या करेंगे आपको उधर इक्वेशन 1 के अंदर dP की जगह dV1 कर देंगे, या फिर क्या करेंगे इसको dV रख लेंगे, इसकी वजह से इसको dV रख लेंगे, इसको dV1 कर देंगे, जो मर्जी आपको। तो मैंने इसको dV1 किया है, ठीक है, ओके। तो कहता है कि देखिए यहाँ पर dP1 और dP2 एलिमेंट सेम है, करंट सेम पास हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इक्वल होगा, तो dP1 = dP2, ठीक है। तो हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ dP1 एंड dP2 आर शोन इन डायग्राम। dP1 और dP2 की डायरेक्शन हमने यहाँ पे डायग्राम में आपको समझाई थी, ठीक है। आगे देखिए, लेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P टू द सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग मेक्स एंगल थीटा विद द एक्सिस। कहता है कि वो लाइन जो रिंग के सर्कमफेरेंस को टच कर रही है वो एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा, यानी कि ये एंगल भी थीटा है, इधर से ये एंगल भी कितना है, थीटा। देन अदर एंगल्स विच आर आल्सो थीटा आर एज शोन इन डायग्राम। और जो दूसरे एंगल भी थीटा होंगे वो हमने यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं, यानी कि जब डायग्राम समझाया तो बताया था आपको कौन कौन सा एंगल थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। लेट अस रिजॉल्व dP1 and dP2 into rectangular components along axis and normal to it। कहता है कि हम क्या करेंगे, dP1 को और dP2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और कहता है कि एक जो कंपोनेंट होगा वो तो एक्सिस के लॉन्ग होगा, दूसरा परपेंडिकुलर होगा। इसी प्रकार dP2 का भी एक एक्सिस के लॉन्ग होगा, दूसरा उससे परपेंडिकुलर होगा। बात मैं पहले बता चुका हूं, जो चीज हमने डायग्राम में समझाई थी वो हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज, ओके। एंड नॉर्मल टू इट, द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू एक्सिस, ऐसा करने के बल्कि यहाँ पर द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द एक्सिस गेट कैंसल। कहता है कि वो कंपोनेंट्स जो एक्सिस के नॉर्मल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी dP1 cos थीटा dP2 cos थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड कंपोनेंट्स अलोंग एक्सिस गेट एडिड टू प्रोड्यूस नेट फील्ड। और जो एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। अगर कोई दूसरा, अभी दो कंपोनेंट्स माने थे, एक CD माना था लेंथ एलिमेंट, सॉरी, दूसरा E माना था, तीसरा कोई मानेंगे, तो उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट ऐड होगा वो इधर ही होगा, dB3 sin थीटा, फिर फोर्थ की वजह से भी dB4 sin थीटा, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, तो देखिए therefore net magnetic field due to whole loop each किसके को होगा, या तो हम क्या करें, बी प्राप्त करने के लिए, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, ऐसे करते चले dB1 sin थीटा प्लस में dB2 sin थीटा प्लस में dB3 sin थीटा एंड सो इसी प्रकार जितने एलिमेंट्स को जोड़े। लेकिन हमें ये तो पता कितना एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें एग्जैक्टली एलिमेंट्स की संख्या पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन को, dB1 को, dB1 इक्वल टू में नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके को आएगा, B इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ dB1 sin थीटा, ठीक है। यानी कि जो एक कंपोनेंट आया है उसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा अपने पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB1 sin थीटा। अब यहां से देखिए dB1 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी, पुट कर दीजिए, क्या आएगी, नॉट I इंटू में dl अपॉन 4πr² इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर इस डायग्राम से हम देखें तो देखिए आपको पता है थीटा एंगल कौन सा है, जो एक्सिस के साथ बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन थीटा निकाल लीजिए, साइन थीटा पता है किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, B इक्वल टू में, अब देखो ये पूरी टर्म, सॉरी ये वाले जो टर्म है, पहले एक बार क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, पुट कीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूज, इधर से देखें 2
पार्ट से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है r, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा म्यू नॉट i इंटू dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे हम r अपॉन में अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, सॉरी इधर क्या था बेटा r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर था ये, ठीक है, तो जल्दी क्या करेंगे बेटा r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ओके, वो डाउट यहां तक आई थिंक नहीं होना चाहिए, तो देखिए b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू में म्यू नॉट i इंटू dl इंटू r अपॉन 4 पाई एज इट इज, अब देखो ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू की पावर कितनी है 1, और आगे क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं हम r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 1 इंटू में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आप इधर देखिए बेस क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इधर भी क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर ऐड अप हो जाएंगी, जब इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की नेट पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो क्या जाएगा b इज इक्वल टू में म्यू नॉट i dl इंटू r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉमन निकालेंगे, तो ये जो टर्म है म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में r, ये पूरी की पूरी टर्म जो मैंने इस लाइन के बीच में रख दी है ये पूरी कोई कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू में म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई म्यू नॉट i इंटू r, ये r भी तो बाहर आएगा ना क्योंकि कॉमन है, म्यू नॉट i इंटू r अपॉन 4 पाई अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 3/2, अच्छा आगे अंदर में क्या बच गया इंटीग्रेशन में d है, ठीक है, अब इंटीग्रेशन की जब हम बात करेंगे, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि क्या ये सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप तो उसको क्या करेंगे जब डीएल का इंटीग्रेट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप या रिंग कह लीजिए जो मर्जी आपकी, ठीक है, लिख सकते हो इधर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, जब ऐसा लिख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा B इज इक्वल टू में म्यू नॉट I इंटू r अपॉन 4 पाई, नीचे क्या है r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 3/2, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे 2 पाई r, तो ऊपर क्या आ जाएगा इंटू में 2 पाई r, ठीक है बेटा, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो देखिए मैं इसको ऊपर ले जाऊं सोल्व करके, देखिए क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू में म्यू नॉट I इंटू में r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 इंटू में ऊपर क्या था 2 पाई r, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, सॉरी 2 से 4 कितने में कट गया 2 पे, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, क्या बचा ऊपर b इज इक्वल टू में म्यू नॉट I इंटू में r स्क्वायर म्यू नॉट I इंटू में r एक r ये है तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, तो ये क्या होगा बेटा इस पॉइंट P पर उस पूरे लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और टोटल की पावर 3/2, तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई जो उस लूप की वजह से उस एक्सिस पर होगी। अब देखते हैं स्पेशल केसेस, आपका फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, हमने लिखा था स्पेशल केसेस, तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, कहता है कि वैन पॉइंट P lies at the center of loop, lies at the center of loop, कहते हैं पॉइंट P मान लो लूप के सेंटर पर एग्जिस्ट करता है, जब ये पॉइंट P लूप के सेंटर पर एग्जिस्ट करेगा तो वैसे बात है सेंटर की और इस पॉइंट P की जो दूरी है वो क्या आ जाएगी 0, यानी कि इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो जो लिखेंगे देन x इज इक्वल टू में 0, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है क्या मानिए म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, इसको यहाँ पुट कर देंगे बेटा, इसके अंदर क्या कर देंगे x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या आएगा b इज इक्वल टू में म्यू नॉट I इंटू में r स्क्वायर अपॉन
क्या था 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स में 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, तो वो फर्क पड़ेगा नहीं। टोटल की पावर 3/2। अब ये 3/2 पावर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई इंटू में आर स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3, ठीक है बेटा। अब देखिए आर स्क्वायर है, आर पावर 3 है, कट जाएगा, आर स्क्वायर से इसकी पावर कट जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है देखिए, when a point P lies far away from the center, कह लीजिए, कहता कि जो पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर एग्जिस्ट करता हो, यानी कि ये जो x है ना ये r से बहुत ज्यादा बड़ा हो, तभी होगा ना ये पॉइंट P इस एक्सिस पर ना होकर के बहुत ज्यादा दूर हो। बहुत ज्यादा दूर का मतलब है ये जो r है, ये रेडियस जो लूप की, ये इस x के कंपेरेटिव क्या हो, नेग्लिजिबल। तो उसका मतलब क्या लिखेंगे, दैट इज x इज ग्रेटर देन r, x r से बहुत ज्यादा बड़ा हो, यानी कि क्या कर देंगे हम यहाँ पर r को नेग्लेक्ट कर देंगे। r को नेग्लेक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, v इक्वल टू में म्यू नॉट आई इंटू में r स्क्वायर नेगेटिव अपॉन 2 इंटू में क्या है r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, r स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए क्या करें हम इसको, देखिए बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, v इक्वल टू में म्यू नॉट आई इंटू में r स्क्वायर अपॉन 2x की पावर 3। अब क्या करें, इसको हम 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू में म्यू नॉट आई इंटू 2 इंटू पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई x की पावर 3। अब पाई r स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, उस लूप का एरिया पाई r स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पुट कर सकते हैं हम a, तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई इंटू में 2a अपॉन 4 पाई x की पावर 3, ठीक है बेटा। तो ये किसकी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है, कितनी आई, म्यू नॉट आई इंटू 2a अपॉन 4 पाई x क्यूब। वहन कब ज्यादा, जब पॉइंट P उसके सेंटर से बहुत ज्यादा दूर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो ये थे इसके 2 स्पेशल केसेस। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।